हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सी टेट एंड टेट का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है और ये है हिंदी लैंग्वेज एंड पेडागोजी का टॉपिक नंबर 14 और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं व्याकरण। ठीक है, तो व्याकरण कोई स्पेशल सी टेट एंड टेट के लिए नहीं होता है, ये हर एक क्लास के लिए होता है। मैं पर वीडियो में बोलता हूँ, इसलिए आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो व्याकरण का आप यहाँ से लाभ उठा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल की क्लास में हम लोगों ने टॉपिक नंबर 13 यानी व्याकरण का 13 नंबर टॉपिक हमने पढ़ा था, जिसका नाम था संज्ञा। ठीक है, आज हम लोग टॉपिक नंबर 14 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सर्वनाम, क्योंकि संज्ञा के बाद क्या आता है जी? सर्वनाम आता है। तो आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे क्या है और सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे, फिर उनकी परिभाषाएं, उनसे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। तो बिना टाइम गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। देखिए, सर्व का अर्थ होता है सभी और नाम सभी नाम, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बड़ा ही इजी तरीके से मैंने सर्वनाम की परिभाषा को डिफाइन किया, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। लिखा है कि सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के नामों के जगह प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त मतलब होता है प्रयोग किए जाते हैं, मतलब कि जो शब्द संज्ञा के जगह मतलब संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग बार बार किया जाता है, उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। या एक और इसका परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हैं कि भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। दोनों लगभग एक ही जैसा है। देखिए, इसको थोड़ा अपने लैंग्वेज में समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको गाय पर निबंध लिखना है, तो हम स्टार्ट क्या करते हैं कि गाय एक चौपाया जानवर है, और उसके बाद क्या लिखते हैं? इसके 4 पैर, 2 आंखें, एक पूंछ, इसके 4 पैर। ऐसा तो नहीं ना लिखते हैं कि गाय के 4 पैर, गाय की 2 आंखें, बार बार गाय तो नहीं लिखते हैं। एक बार गाय हमने लिखा और पूरे पैराग्राफ में लगभग अब यूज गाय का नहीं करते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में ही गाय का प्रयोग करते हैं, मतलब कि बहुत ही कम संज्ञा का प्रयोग किया जाए। अब उसके जगह पे किसी ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए जो उसी को इंडिकेट करता हो, उसी की ओर संकेत करता हो कि मैं गाय की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसे हम लोग कहते हैं सर्वनाम, यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के जगह पे किया जाता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं। टोटल मतलब जो मेन सर्वनाम हिंदी में टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं। इसको याद रखना है कि मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं हिंदी में। जैसे एक है, पहला है मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। वैसे तो बहुत है अभी भी, लेकिन ये जो है ये मूल हैं। इन्हीं से और सारे सर्वनाम बने हुए हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं से मैंने बना है, ठीक है। तू से तुमने, तुम लोग, ये सारा चीज बना हुआ है। तो इसी, लेकिन अगर कहा जाए कि मूल रूप से मेनली जो सर्वनाम है वो कितने हैं, तो टोटल हम कहेंगे 11 हैं। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। इनको आप लोग विशेष करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझते हैं कि सर्वनाम कैसे समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा कि सीता ने गीता से कहा, मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। देखिए, सीता ने गीता से कहा, मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। ये मैं किसके लिए प्रयोग हो रहा है? तो सीता के लिए। सीता क्या है? एक नाम है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा है, उसके जगह पे अब यहाँ पे ऐसे भी हो सकता था कि सीता ने गीता से कहा, सीता तुम्हें पुस्तक देगी। तो सीता बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे मैं जो प्रयोग हो गया, तो ये मैं जो हो गया सर्वनाम हो गया। समझ में आ गया बात? दूसरा है, सोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। तो सोहन क्या है? एक संज्ञा है। अब सोहन के लिए एक प्रयोग हो रहा है वह रोज स्कूल जाता है। तो वह किसके लिए प्रयोग किया? तो सोहन के लिए। सोहन रोज स्कूल जाता है, अच्छा विद्यार्थी है और वह रोज स्कूल जाता है। तो यहाँ पे हमने सोहन के लिए एक शब्द का प्रयोग किया वह, तो वह भी क्या है? सर्वनाम हो गया, ठीक है। राम मोहन के साथ उसके घर गया, ठीक है। तो राम जो है मोहन के साथ उसके घर गया। किसके घर गया? तो मोहन के घर गया। तो मोहन के लिए किसके किसके शब्द का प्रयोग हो रहा है? तो उसके शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे उसके क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। तो बस सिंपल सी यही बात समझना है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए, भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए, उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और सर्वनाम टोटल 11 होते हैं।
अब प्रकार नहीं है, सर्वनाम की संख्या है 11। वैसे तो अनंत सर्वनाम है, लेकिन मेन रूप से जो है वो 11 है। अब हम जानते हैं सर्वनाम के भेद, कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, और लास्ट है छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आइए एक एक करके सबके परिभाषा और एग्जाम्पल को समझते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो कहेंगे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले यानी श्रोता, जो सुनता है उसको श्रोता कहा जाता है, कहने वाले यानी वक्ता, यानी जो बोलता है उसको वक्ता कहा जाता है, और किसी और के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि जो शब्द किसी बोलने वाले के लिए हो या किसी सुनने वाले के लिए हो, या जो दोनों आदमी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, किसी और व्यक्ति के बारे में, तो इस तरह के अगर शब्द आते हैं तो वो शब्द होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं, तू, वह, हम, वे, आप, उसे, उन्हें, यह, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है। खैर, इससे तो आप लोग पूरा पूरा क्लियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसी के आधार पर, मतलब ये सुनना, बोलना और किसी और के लिए बात किया जाए, 3 टॉपिक है। इन्हीं 3 टॉपिक के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भाग में बांट दिया गया है। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का अर्थ होता है कि जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि जिससे बोलने वाले का बोध हो वो उत्तम पुरुषवाचक होता है, ठीक है ना। अब मध्यम पुरुष जो सुनने वाले का बोध हो, मतलब श्रोता का हो, और अन्य पुरुष मतलब जो अन्य किसी के बारे में जो बात किया जा रही है, वो तीसरा व्यक्ति है, वो होता है अन्य पुरुष में। आइए यहाँ पे देख सकते हैं, मैं, हम, हमारा, मुझे, मुझको, हमको, मेरा, हमें, ये सभी क्या है, ये है बोलने वाले के लिए। जैसे कहा ना, मैं खाता हूँ, तो मैं किसके लिए, अपने लिए प्रयोग किया जा रहा है। हम बाजार जाएंगे, हमारा घर गोपालगंज है, मुझे बाजार जाना चाहिए, मुझको खाना खाना चाहिए, हमको हंसना चाहिए, मेरा घर गोपालगंज है, हमें स्नान करना चाहिए। किसके लिए बात किया जा रहा है, खुद के लिए ना, जो बोल रहा है ना उसके लिए। अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों को सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब कि जो हमारे सामने हम बोल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हूं, आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। और जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, सर्वनाम के बारे में, तो यहाँ पे सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। समझ गए बात को। जैसे कि तुम, आप, तू, तुझे, तुम्हारा, आप, आपको, तेरा, तुम्हें, आपका, आप लोग, तुमसे, तुमने आदि, मतलब कि दूसरे के लिए बात किया जा रहा है, जो सुन रहा है उसके लिए बात किया जा रहा है, तो वो हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और लास्ट है हमारा तीसरा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अलावा, मतलब बोलने वाला जो है सुनने वाले के अलावा, मतलब उससे हट के जिसके लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि वह, जैसे कि मान लीजिए हम 2 आदमी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह गाड़ी जा रहा है, यानी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। वे लोग अच्छे हैं, यानी दूसरे किसी के बारे में बात किया जा रहा है, तो उसने, यह, ये, इसने, वो, उसका, उनका, उन्हें, उसे, ये सभी क्या है, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह हमने क्या जाना कि 6 प्रकार के सर्वनाम हैं, और उसमें से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आइए हम सर्वनाम के दूसरे भेद को समझते हैं। हमारा दूसरा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। देखिए, निज निज शब्द का अर्थ होता है अपना, और वाचक शब्द का अर्थ होता है बोध, मतलब जिससे अपना बोध हो। तो अपनेपन का बोध करने वाले शब्दों को, मतलब जिन शब्दों से पता चले अपने आप की बात की जा रही है,
उससे हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। या एक और इसका परिभाषा दे सकते हैं आप लोग कि जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, अपनेपन मतलब अपने लिए, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें, तो हमें किसके लिए किया जा रहा है? अपने आप के लिए किया जा रहा है ना। तुम, अपने आप, निजी, खुद, स्वयं, यहाँ पे ये सभी क्या है जी? निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो जो अपने लिए प्रयोग किया जाए, यहाँ पे आप तुम काट सकते हैं, तुम नहीं होगा, दूसरे के लिए हो जाएगा ये। आइए अब तीसरा समझते हैं। सर्वनाम का तीसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का अर्थ हुआ है कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चयात्मक रूप से संकेत करे, मतलब कि निश्चित रूप से संकेत करे किसी वस्तु की ओर, किसी घटना की ओर, किसी व्यक्ति की ओर, जो सर्वनाम, वही सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, मतलब इसमें संकेत का ही कार्य होता है। इसमें यह, वह, वे, ये आदि का निश्चय रूप से बोध कराते हैं। मतलब किन शब्दों का प्रयोग होता है? तो यह हो गया, वह, वे, ये। जैसे कहा जा रहा है वह मेरा गांव है, तो यहाँ पे संकेत किया जा रहा है कि वह जो गांव है वो मेरा गांव है। यह मेरी पुस्तक है, यानी यह भी क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है और निश्चित कर रहा है कि यह हमारी है। ये सेब है, यानी कि इंडिकेट कर रहे हैं ना कि ये सेब है। ये पुस्तक रानी की है। तो जिससे संकेत का बोध हो, ठीक है ना, उसी को हम लोग कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसका भी थोड़ा हम प्रकार समझ लेते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम और दूसरा होता है दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। बड़ा ही इजी है, दोनों को समझ लेते हैं। निकटवर्ती, निकट में ही, मतलब इसका नाम में ही परिभाषा छुपा हुआ है। निकटवर्ती, ये दूरवर्ती। तो निकटवर्ती का अर्थ हो गया कि जो शब्द निकट या पास वाली वस्तुओं का निश्चित रूप से बोध कराए, जो निकट या पास वस्तु उसका निश्चित बोध करा दे कि इसी की बात हो रही है, उन्हें निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, मतलब कि पुस्तक आपके पास है तभी तो कह रहे हैं यह, नहीं तो कहते अगर दूर होता तो कहते वह। तो नज़दीक है तभी यह कहा जाता है कि यह मेरी पुस्तक है। ये मुझे बहुत पसंद है। आप किसी चीज़ को अपने हाथ में लेते हैं तभी ना कहते हैं कि ये मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे यह और ये जो है वो निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब दूरवर्ती में क्या हो जाएगा कि जो शब्द दूर वाली वस्तुओं की ओर निश्चित रूप से संकेत करती है, उसे दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरी पेन है, यानी पेन आपके पास नहीं है, आप दूर कहीं है आपसे, लेकिन इंडिकेट कर रहे हैं आप कि वह जो पेन है वो मेरी है। तो यहाँ पे वह जो है दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है। वे सेव हैं, यानी सेव आपके पास नहीं, कुछ दूरी पर आप इंडिकेट कर रहे हैं, तो वे जो है इसमें दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आपने निश्चयवाचक जान लिया। अब 4 नंबर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आइए इसको समझते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चय पूर्ण बोध ना हो, मतलब ठीक इसका उल्टा न लगा देना है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, जैसे कहा जाए कि कोई यहाँ आया था, तो कोई यहाँ आया था तो आपसे पूछा जाएगा कौन आया था, तो आप कह रहे हैं कि कोई यहाँ आया था, तो इससे निश्चित थोड़े ना हो रहा था कि वो व्यक्ति कौन था, नहीं ना हो रहा है। उसी तरह है कुछ, जैसे कहा जाए मेरे पास कुछ घोड़े हैं, तो मेरे पास कुछ घोड़े हैं, तो कितने घोड़े हैं ये भी निश्चित नहीं हो रहा है। किसी, कौन, किसने, किन्हीं को, किन्हीं ने, जहाँ, वहाँ, ये सभी शब्द से कभी भी नहीं निश्चित हो पाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो ये होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 5 नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो नाम में ही है रिलेशन। जिन शब्दों से दो पदों के बीच के संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसी, जैसी, वैसी, जैसा, जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसी, जहाँ, वहाँ, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, ये सभी क्या है? संबंध जोड़ते हैं। जैसे कहा जाए कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये संबंध जोड़ रहा है वाक्यों को, एक ही वाक्य है। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। ठीक है, जितना मेहनत करोगे उतनी सफलता मिलेगी। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। और लास्ट है हमारा 6 नंबर प्रश्नवाचक।
सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्रश्न पूछने के लिए, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, जैसे कहा जाए कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये क्या हुआ है? प्रश्न किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? ये भी प्रश्न किया जा रहा है। किसने आम खाया? ये भी प्रश्न किया जा रहा है। तो कैसे, किसका, किसको, किस लिए, कहाँ, ये सभी क्या है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो आपने जाना कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 100 प्रकार के सर्वनाम के बारे में आपने जान लिया। अब कुछ इससे रिलेटेड कुछ पद हैं, उसको जान लेते हैं और तब इसको समाप्त करते हैं। यहाँ पे एक शब्द है संयुक्त सर्वनाम, ये कोई भेद नहीं है। संयुक्त सर्वनाम कुछ एक्स्ट्रा बात है तो सोचा मैं इन्हें बता दूं। संयुक्त सर्वनाम अलग श्रेणी के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम से इनकी भिन्नता इसलिए है क्योंकि उनमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से ज़्यादा शब्द होते हैं, मतलब अकेले नहीं रहता है ये। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संयुक्त सर्वनाम के होते हैं। संयुक्त सर्वनाम के शब्दों को संज्ञा के शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे जो कोई, तो यहाँ पे एक जो है, एक कोई है। कोई न कोई, कोई कोई, कौन कौन, कुछ कुछ, सब कोई, हर कोई, और कोई और, मतलब एक साथ दो या दो से अधिक सर्वनाम चलाए ना, तो वो संयुक्त सर्वनाम हो जाता है। तो इस तरह आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आशा है कि आप लोग सर्वनाम के बारे में समझ गए होंगे और अच्छे से इसका आप नोट्स भी तैयार कर लेंगे। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।